हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? ऑल राइट। तो अब बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था उससे कुछ नॉलेज हुआ, कुछ आइडिया बढ़ा। तो अब क्या चाहते हैं, उसमें कुछ डाउट है उसे क्लियर किया जाए या फिर आगे प्रोसीड किया जाए? नो डाउट, इट्स गुड। तो फिर आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। यस। तो अब हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो कुछ अजीब तरह का है। वो टॉपिक अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उससे बिल्कुल हटा नहीं है, लेकिन थोड़ा उससे डिफरेंट ज़रूर है। अब तक हम लोग जिन सर्किट्स में इलेक्ट्रिक करंट को देखा करते थे, स्टडी किया करते थे एक सोर्स की वजह से, और वो सोर्स था सेल। अब हम लोग ये देखेंगे कि बिना सोर्स यानी बिना सेल के भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट एस्टैब्लिश किया जा सकता है क्या? कंडक्टर में करंट को कंस्टिट्यूट किया जा सकता है क्या? आज का टॉपिक हमारा कुछ इसी तरह का है। अगर हाँ तो फिर किस तरह? इसका जवाब में सबसे पहले मैं रेफरेंस लूंगा माइकल फैराडे का। माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप के दौरान ही, माने वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही कुछ इवेंट ऐसा हुआ जो उन्हें सरप्राइज कर दिया। वो सरप्राइज किस तरह से किए हुए है ना, उसको हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग उस टॉपिक को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें, हेडिंग दे दें, जिस टॉपिक को आज हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए चल रहे हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, ये है टॉपिक आज का हमारा, और इसलिए लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हेडिंग। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रिलेशन उस फिनोमेना से है, उस इवेंट से है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट सेल, जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके, बिना सेल के, बिना बैटरी के। किस तरह से? एक मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड रखता हो, और एक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस करना हो, प्रोड्यूस करना हो। ठीक है, एक मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड हो, और दूसरा एक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करना हो। इन दो चीजों से हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। यस, ये थ्री फिगर्स ये डायग्राम जो है वो आपको ड्रा करने हैं। ड्रा द डायग्राम। और अगर ड्रा कर लिया है तो फिर ठीक है, अब इसको समझ लीजिए क्या है इस फिगर में। फिगर नंबर 1 इसको मानिए, फिगर नंबर 2 इसको मान लीजिए, और फिगर नंबर 3 इसको मान लीजिए। इन तीन फिगर्स की मदद से मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो उसको अच्छी तरह से सुनिए। फिर जब मैं कोई सवाल करूं तो उसका जवाब दीजिए, है ना, क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नंबर 1 फिगर में आप यहां पर देख रहे हैं कि ये मैग्नेट जिसका दो पोल N और S है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो किसी लूप कंडक्टर के सामने है। लूप कंडक्टर मान लीजिए यही है, तो इस कंडक्टर के सामने ये मैग्नेट है। ठीक है, अब इसको यूं कर लीजिए। ठीक है, यस। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज करेगा, और इमर्ज करने वाला लाइन इस लूप से होकर कुछ पास करेगा, कुछ नहीं करेगा। जितने भी लाइंस इमर्ज करेंगे यहाँ से नॉर्थ पोल से, उसमें से कुछ लाइंस इससे पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। कितना लाइंस आप इसमें देख रहे हैं पास करते हुए? 1 2 3 4 5 लाइंस पास करते हुए आप देख रहे हैं। 2 लाइंस इससे बाहर से होकर के गुजर जा रहे हैं, लूप से होकर पास नहीं कर रहे हैं। यही एज्यूम करके चलना है। ठीक है, जैसा कि फिगर एक्सप्लेन कर रहा है। फिगर 1 से अब फिगर 2 में आइए।
अब क्या किया गया दो में कि इस मैग्नेट को इस लूप की तरफ, इस कॉइल कंडक्टर लूप की तरफ शिफ्ट किया गया, इसको ऐसे, ठीक है। अब शिफ्ट जब किया गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे थे, ये दोनों को जो एक्सट्रीम है इस साइड और उस साइड, वो दोनों इस लूप से होकर पास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब ये से आगे बढ़ाया गया तो अब वो भी पास करने लग गए, है ना, पास करने लग गए। तो अब कितने नंबर्स ऑफ लाइन पास कर रहे हैं जी? बी फील्ड लाइंस कितना पास करना है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यस। तो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। अब आइए फिगर नंबर 1 से फिगर नंबर 3 में चलें। इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब क्या किया गया, मैग्नेट को राइट साइड शिफ्ट किया। मैग्नेट को राइट साइड शिफ्ट करने में अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पर 5 लाइंस पास कर रहे थे, सिर्फ 2 ही बाहर से निकल जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 1 2 3, ये 3 ही लाइन पास कर रहे हैं जी। अब जो एक तो निकल ही गए थे ऊपर से, एक नीचे से, अब इसमें ये और ये जो पास कर रहा था वो भी निकल गया, बाहर आ गया, है ना। आप देख रहे हैं इसमें 3 ऊपर में, 2 बाहर से जा रहे हैं और 3 अंदर से जा रहे हैं। इसमें नहीं दिखलाया, मैंने दिखला देता हूं जी। ये 2 लाइन और मैं इंक्रीज कर दी, जैसे ये 2 लाइन ऊपर से जा रहे थे वैसे ही 2 लाइन अब यहाँ से बाहर से जा रहे हैं, है ना। तो 1 2 3 लाइन से अब इस लूप से होकर पास कर रहे हैं। तो पासिंग नंबर ऑफ लाइंस कितना हुआ, पहले जो 5 पास कर रहा था अब 3 रह गया, मतलब रिड्यूस कर गया। तो इस तरह से मैग्नेट को अगर किसी कंडक्टर लूप के पास में लाएंगे तो मैग्नेट के पोल से निकलने वाला फील्ड लाइंस जी, या उसमें इंटर करने वाला फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा। अगर उसे दूर करेंगे तो फिर वो डिक्रीज करेगा, यस। इस एग्जांपल से तो हमको यही देखने को मिल रहा है। एनीवे, अब आप ये समझ गए हैं कि मैग्नेट को किसी कंडक्टर लूप के सामने अगर लाया जाए या उससे दूर ले जाया जाए तो मैग्नेट के पोल से निकलने वाला फील्ड लाइंस का नंबर या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। नजदीक लाने पर इंक्रीज करेगा, दूर ले जाने पर डिक्रीज करेगा, मतलब चेंज होगा, है ना। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा ही कुछ इवेंट्स पाया जिसे कंक्लूड किया। उस इवेंट से ऐसा ही कुछ कंक्लूड किया कि जब किसी मैग्नेट को किसी लूप कंडक्टर के पास लाते हैं तो उसे पास करने वाला लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता होगा, घटता होगा, मतलब चेंज करता होगा। नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, जो नतीजा होगा या जो नतीजा उन्होंने देखा, जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उनको ऑब्जर्व हुआ, वो ये कि इस लूप को अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया तो फिर उस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन पाया गया। गैल्वेनोमीटर जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है जी। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करे वो गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप से करंट पास कर रहा है। करंट आया कहां से, करंट का सोर्स ना इस जगह पर था, ना इस जगह पर था, ना इस जगह पर है ना, कहीं पर भी तो नहीं है। करंट का सोर्स ना होते हुए भी सिर्फ मैग्नेट के मूव करने से जी, टुवर्ड्स और अवे ले जाने से क्या हो रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। किसमें, उस गैल्वेनोमीटर में, जो गैल्वेनोमीटर इस लूप से या इस लूप से जो कनेक्टेड है ना। मेनली तो यही ना था, एक्सपेरिमेंट करने से पहले यही लूप था। ये पहला और तीसरा, ये इसी लूप का 2 अलग अलग पोजीशन है मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस लूप में कनेक्टेड है कौन, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है अगर मैग्नेट को हम इस लूप से नजदीक ले आते हैं या इस लूप से दूर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन होना इस बात को साबित करता है कि इसमें करंट का प्रोडक्शन हुआ, करंट इसमें फ्लो किया। जब तक कि करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो फिर इससे क्या कंक्लूड हुआ, इससे कंक्लूड हुआ ये, या उन्होंने कंक्लूड किया कि जब किसी कंडक्टर से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन होगा, चेंज होगा, तब उस लूप में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, उसको कहते हैं इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इंड्यूस होगा, क्या समझे आप,
कि मैग्नेट को किसी कंडक्टर लूप के पास लाने या उससे दूर ले जाने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है जी, तो उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करना का प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। बस, तो अब ये आपको लिखना है, राइट इट। Yes, the phenomena in which electric current is produced in a closed loop by changing the magnetic field lines passing through the loop is called electromagnetic induction। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं EMI, ये ठीक है। तो वो फिनोमेना जिसमें किसी क्लोज लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में वेरिएशन कराकर इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कराया जाता है, कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी, मैं कितनी बार इसे दोहरा दिया अब आप समझ लीजिए, लेकिन यही चीज है, ठीक है। अब समझ लिया। अब यहाँ पर जो भी एग्जांपल मैंने दिया है उसमें आप देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को किस किस तरह से वेरी कराया गया है। पहले फिगर में जितना पोजीशन पर था, जितने डिस्टेंस पर मैग्नेट था लूप से, आप देख लीजिए उसके रेस्पेक्ट में दूसरे फिगर में वो क्लोज हो गया, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द लूप इंक्रीज कर दिया। और फिर तीसरे फिगर में लूप से मैग्नेट को दूर ले जाया गया, तो फिर उसकी वजह से इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में डिक्रीजिंग हो गया, है ना। तो दोनों ही सूत्र में इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, दोनों ही को हम लोग कहते हैं चेंज होना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए लूप चेंज हुआ, और चेंज हुआ इसीलिए उसमें एक करंट इंड्यूस हुआ, है ना जी। जो करंट इंड्यूस होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग कहते हैं करंट का इंड्यूस होना, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास करता है किसी लूप से, वो कितने तरह से वेरी कराया जा सकता है, मतलब कितने तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं मिटाऊं, लिख दीजिए जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। अब चूंकि आप इसके पहला पोजीशन जो था मैग्नेट का लूप के रेस्पेक्ट में वो फिगर 1 में शो किया गया है, तो इसके रेस्पेक्ट में फिगर 1 के रेस्पेक्ट में फिगर 2 में मैग्नेट क्लोज हुआ है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज किया है। तीसरे फिगर में जो हम कह रहे हैं यहाँ पर मैग्नेट इससे दूर हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर फिर जो इससे पास करने वाला है वो डिक्रीज किया, चेंज किया। तो दोनों ही सूत्र में करंट का इंडक्शन होगा, यस। तो करंट का इंडक्शन होगा, अब इसमें करंट फ्लो करेगा, लेकिन हम करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसका डायरेक्शन हम नहीं जान पा रहे हैं, अभी नहीं जानते हैं। उसके लिए हम कुछ रूल्स बताएंगे, तब कहीं जाकर के हम इसमें एरो देंगे। मतलब हमारा ये पर्पस था नोटिस दिलाना, आपको नोटिस दिलाना कि इसमें डायरेक्शन शो करने के लिए करंट का हमें एक एरो देना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिगर मैं ऐसे ही रहने देता हूं। यस, ये दो तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करा सकते हैं और इंड्यूस्ड करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला मेथड क्या है, बाय मूविंग ए मैग्नेट बिफोर ए कंडक्टर, लूप यहाँ पर है इसलिए लूप यहाँ लिखा है, बाय मूविंग ए मैग्नेट बिफोर ए कंडक्टर लूप एट रेस्ट। मैग्नेट किसके सामने मूव कराना है, उस लूप के सामने, उस कंडक्टर लूप के सामने जो रेस्ट में है। जैसे यहाँ पर ये रेस्ट में था और इसके सामने ये मैग्नेट था, इसको हमने मूव कराया, एक बार ले गए उसकी तरफ और दूसरी बार ले गए उससे दूर ले गए, ठीक है। तो वैसा करा के आप इसमें करंट इंड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, बाय मूविंग ए कंडक्टर लूप बिफोर ए मैग्नेट एट रेस्ट। अब मैग्नेट को ही रेस्ट में कर दिया गया और लूप को मूव कराया गया। जैसे इस मैग्नेट को यहाँ पर रेस्ट में रखिए और तब लूप को ही आगे या पीछे करिए, तब उसमें भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा जो इससे पास करेगा, और तब इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी उसमें होगा, ठीक है, यस। लेकिन एक और तरीका है कि आप मैग्नेट के सामने लूप को बगैर आगे पीछे किए हुए भी उसमें से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप चेंज करा सकते हैं। वो किस तरह कराएंगे, उसके लिए आपको एक तरकीब अपनानी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये लूप है, ठीक है, ये इसका एज एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप होगा, ये देख रहे हैं सब, यस, ये एक लूप है। तो अगर ये लूप है तो इसको इस पोजीशन पर रखते हुए अगर इस तरफ कोई मैग्नेट रखा जाए जो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे ऐसे पास करता हो, जी इस तरह से,
ऐसे इसे होकर के पास करने वाला हो, तो उसे पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड के सामने ये लूप रखा है, ठीक है, ये लूप उसके मैग्नेटिक फील्ड के सामने जो पास कर रहा है रखा। तो अब इसको इस पोजीशन पर रखते हुए अगर इसे इस तरह से मूव कराया जाए जी, तो क्या पाएंगे, यही ना कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने के दौरान इस लूप से होकर पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करेगा, है ना, मतलब चेंज करेगा, और जब वो इस पोजीशन में आएगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से होकर के बिल्कुल पास नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद फिर कंटिन्यू करें इसको, कंटिन्यू रखें इसको, मूव कराना यानी घुमाना, रोटेट करना। तो अब जब ऐसे आएगा फिर तो उस कंडीशन में इससे होकर के फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा, मतलब अब इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पर रखते हुए आप इसको यूं रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें रोटेशनल मोशन दे करके भी इससे पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेरी करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। तो इसकी वजह से भी इसमें इंडक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक तीसरा मेथड था, है ना। हालांकि जो मोशन में ये आया, भले ही लीनियर मोशन में नहीं आया, लेकिन रोटेशनल मोशन तो आया। तो रोटेशनल मोशन में आना भी इसका मोशन में आना ही है, इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट नहीं दिया, इसी से काम चला लिया। बाय मूविंग ए कंडक्टर बिफोर ए मैग्नेट एट रेस्ट। अब समझ गए। अब आपको ये समझना है कि जो करंट इंड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा उसमें करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, लूप में जी, लूप में करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, यानी इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा। क्या हम उस डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या हम उस करंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो जवाब है कर सकते हैं। लेकिन उस डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं जी, वो जानना होगा। हमारे पास इसके लिए दो रूल्स हैं। पहला रूल लेंज लॉ, एक रूल है, लेंज लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो हमें बताता है कि किसी कंडक्टर में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। और दूसरा रूल है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, ठीक है। तो वो फोर्स पर बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर आइए इंड्यूस करंट पर बेस्ड है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जो ये बताता है कि कंडक्टर में अगर करंट इंड्यूस होगा तो किस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो अब हमें यही देखना है ये दोनों रूल क्या है जो हमारे लिए हेल्पफुल है डायरेक्शन जानने के लिए इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, फिगर यही रहने देते हैं, उस लॉ को एक्सप्लेन करते हुए इसके एग्जांपल से हम वो क्लियर करेंगे, ठीक है। द इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर इज इन सच ए डायरेक्शन, इज इन सच ए डायरेक्शन। इंड्यूस्ड करंट किसी कंडक्टर में उस डायरेक्शन में होता है, उस तरह से होता है कि जैसे दैट द इंड्यूस्ड करंट always opposes the cause which induces it। जी, इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में रहते हुए उस कॉज को वो अपोज कर सके, जो कॉज उसे इंड्यूस करता है। अब समझ में आई बात, जिस कॉज की वजह से वो इंड्यूस होता है उसी कॉज को वो अपोज करता है। अगर यही रूल है तो हम इस रूल की मदद से कैसे हम इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकेंगे। अब हम इसे एक्सप्लेन करें। यहां पर का मैग्नेट जब इस लूप की तरफ आया तो अब पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? इंक्रीज किया। तो अब बताइए इंक्रीजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं? है। तो फिर ये कॉज है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होना यहाँ पर कॉज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होना यहाँ पर कॉज हो गया। तो अब जो करंट इंड्यूस होगा इस लूप में, वो करंट क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उस कॉज को स्टॉप करे, खत्म करे। तो खत्म करने के लिए फिर वो क्या करेगा? वो जो करंट कुछ करेगा इफर्ट, उसका इफर्ट इस तरह से होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंक्रीज करता हुआ जा रहा है उस इंक्रीजिंग को स्टॉप करे, कम करे, मैनेज करे। जी, अब मैनेज करेगा तो किस तरह से करेगा? तो मैनेज तो मैग्नेटिक फील्ड से ही हो सकता है।
तो जो इंड्यूस करंट होगा, आप जानते हैं किसी कंडक्टर लूप में अगर करंट पास करता है तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्रोड्यूस होता है ना, जो थम्स रूल के मदद से डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है ना। तो यहाँ पर भी वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर करंट इसमें इंड्यूस होगा तो या तो इसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। इस लूप में या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब मान लीजिए कि क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, हमें अब नहीं पता है कि किस तरफ होता है, तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज होता है। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो करंट ऐसे पास करेगा इसमें, यस। जब करंट किसी कॉइल में इस तरह पास करता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बनेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड को करंट बनाएगा अपना मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर होगा, थंब रूल से तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड आ रहा है डायरेक्शन, है ना। तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड जाएगा थंब के डायरेक्शन में, इस तरफ। तो जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी उसी तरफ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट से बनेगा वो उसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा। लॉ क्या है, लॉ है अपोज करें, है ना। तो अपोज करने के लिए क्या होना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस तरफ बन रहा है वो ना बने बल्कि इस तरफ बने, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट वार्ड बन रहा हो या बनने लगे तब जाकर के इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसे पास कर रहा है वो बैलेंस हो सकता है या मैनेज हो सकता है ना। ये तरीका हुआ। तो इसके माने ये हुआ कि लेंज लॉ हमसे ये कहना चाहता है कि जो आपने फिगर में दिखलाया है उसमें करंट का इंडक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, यस, ये कहना चाहता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन दे देंगे आई, ठीक है। ये हुआ एरो करंट के लिए, ओके। अब आइए, अब इस लूप में किस तरफ होगा ये पहचानते हैं डायरेक्शन इंड्यूस करंट का। यहाँ पर मैग्नेट को हम क्या किए, मैग्नेट को हम यहाँ पर राइट साइड ले गए, अवे कर दिए। अवे करने से नतीजा क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ पर 5 था पास करने वाला, अब यहाँ पर रिड्यूस होकर के 3 रह गया, डिक्रीज कर गया ना, डिक्रीज कर गया। तो लेंज लॉ हमसे ये कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। तो यहाँ डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही कॉज होगा करंट को इंड्यूस करने का, है ना। तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही अगर कॉज है तो इंड्यूस करंट इसी डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा। और अपोज किस तरह से करेगा, उसको और कम करके कि उसको और बढ़ा करके। कम करेगा तब तो सपोर्ट कर दिया, ये तो पहले से कम हो रहा था इधर ले जाने से, है ना। जब इधर ले जा रहे हैं तो ये और कम ही हो रहा है इसे पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इंड्यूस करंट भी इसको कम ही करने लगे तब तो कम करने का टेंडेंसी बढ़ा देगा, यस। तो ये अपोज नहीं कहलाएगा, ये सपोर्ट करना कहलाएगा। तो फिर अपोज किस तरह से करेगा, जो नंबर ऑफ लाइंस घट रहा है उसको मैनेज करने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो प्रोड्यूस करे, जो इसके जितना से घट रहा है उतना को मेकअप कर दे, है ना, उतना से वो कंपनसेट कर दे। तो अब उसके लिए इसमें डायरेक्शन किस तरफ से तय होगा। अब इसमें अगर डायरेक्शन तय करना होगा, डिटरमाइन करना होगा, तो सोचिए अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट पास करेगा, है ना, हम नहीं जानते हैं कि किधर पास करेगा, लेकिन एक एजम्पशन तो लेंगे ना, चाहे तो क्लॉकवाइज चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज ही लिया, तो हम इसमें अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो क्लॉकवाइज लेने के दौरान पहली बार में हम जब डिस्कस किए थे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पास करने लगा था, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से परपेंडिकुलरली इनवर्ड ही पास कर रहा है। तो अब इस मैग्नेट को राइट साइड ले जाने की वजह से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज करने लगा। तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, वो अगर इसी तरफ पास करने लगे लेफ्ट साइड में, तो जितना से ये डिक्रीज कर रहा होगा उतना से उसको मेंटेन कर सकता है, कंपनसेट उसको कर सकता है, यस। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, तो क्लॉकवाइज हुआ ये डायरेक्शन। अब लिखिए इसको, ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इसमें ये हुआ, है ना, क्लॉकवाइज। तो अब आपने समझ लिया कि किस तरह से लेंज लॉ की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर, है ना।
किसी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन को हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया। चलिए जी, अगला हेडिंग हमारा वही रूल जो मैंने कहा था शुरू में कि दो रूल हैं, एक है लेंज लॉ और दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जी, जो दोनों हम मिल करके हमें हेल्प करते हैं। ये दोनों की मदद से हम ये जान सकते हैं कि किसी कंडक्टर में करंट अगर इंड्यूस हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो हमने पहले वाला लेंज लॉ को तो देख लिया एक्सप्लेन करके कि लेंज लॉ हमें किस तरह से हेल्प करता है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें किस तरह से हेल्प करता है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को जानने के लिए। यस, ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये क्या स्टेट करता है, रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। If we stretch the forefinger, the middle finger and the thumb of the right hand mutually perpendicular, तो राइट हैंड के ये फोर फिंगर हुए, ये मिडिल फिंगर हुए और ये थंब हुआ, इन तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करना है ना। तो ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लगे। ये मिडिल फिंगर इस पे परपेंडिकुलर लग रहा है, एंगल 90 डिग्री का ऐसा मान बना लेना चाहिए, और ये थंब इस पे परपेंडिकुलर लगे और इस पर भी परपेंडिकुलर लगे, जो यहाँ पर एंगल लिया जाए तो ठीक है, तब कहा जाएगा कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि दे ऑफ द राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर जी, in which the forefinger is set in the direction of the magnetic field। तब उसके बाद जब आप ये तीनों परपेंडिकुलरली म्यूचुअली फैला लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को सेट करना है। ओके, और फिर थंब को उस डायरेक्शन में सेट करना है जिस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव कराया जाता है, मूवमेंट दिलाया जाता है। ठीक है, जब ये दोनों सेट हो जाएगा तब फिर ये मिडिल फिंगर जो होगा वो बताएगा आपको कि करंट जब इंड्यूस होगा कंडक्टर में तो किस तरफ होगा। समझा? पहला फोर फिंगर को आपको सेट करना है किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। दूसरा थंब को सेट करना है किस डायरेक्शन में, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, और तब जाकर के आप डिटरमाइन कर सकेंगे मिडिल फिंगर से, मिडिल फिंगर जिस तरफ इंडिकेट करेगा उसी तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यस, ये जो आपने डायग्राम देखा वो पहले वाले डायग्राम से डिफरेंट है। अब इसको आप इसे समझेंगे कैसे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को इसकी मदद से कैसे एक्सप्लेन करेंगे जी। अब इसमें आपको मैं बता दूं, ये यू शेप का एक कंडक्टर है, कंडक्टर वायर यू शेप का बना दिया गया है। ठीक है, और उसी जो ये आर्म्स देख रहे हैं यू शेप का, उस पर ये मूवेबल कंडक्टर है ए बी, इसको आप स्लाइड कर सकते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो अब जहां पर भी है ए बी, तो ए बी यहां से यहां तक आया, तो अब इस यू शेप का ये एंड और ये एंड का नाम दे दीजिए सी और डी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यह ए बी सी डी है ना, यह एक लूप बन गया। यस, ये एक लूप बन गया। अब इस कंडक्टर को अगर राइट साइड मूव करें तो या लेफ्ट साइड मूव करें तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह पास करेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। अभी बी का जो यहाँ पर मैंने दिया है, बी क्रॉस साइन के साथ इंडिकेटेड है, तो क्रॉस साइन के साथ जो इंडिकेटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो एज्यूम किया जाता है कि प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो रहा है ना। जिस प्लेन में लूप है उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलरली इन कर रहा है, क्रॉस साइन का मतलब ये हुआ। और अगर आउट होता तो उसके लिए हम डॉट साइन का यूज करते, जैसे ये है ना जी, याद आया? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से होकर पास कर रहा है, जैसे एक यहाँ पर क्रॉस का साइन देख रहे हैं आप। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इसको आप राइट साइड बढ़ा दिए, इसको शिफ्ट कर दिए, ये आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब हो गया यह ए डैश और बी डैश, नाम बदल दीजिए। ठीक है, पोजीशन चेंज कर गया ना, अब इसका नाम बदल दीजिए। अब ये चेंज होकर शिफ्ट करके कहाँ चला गया, अब ये शिफ्ट करके ए डैश और बी डैश बन गया है ना, ए से ए डैश और बी से बी डैश, इसीलिए मैंने कहा ए डैश बी डैश। ठीक, अब लूप देख लीजिए, ए डैश और बी डैश सी डी, ये एक लूप हुआ। तो
अब इतना लूप साइज में जो बढ़ा या बना, तो उससे अब कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करता हुआ आप देख रहे हैं। एक लाइन अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं तो एक लाइन यहाँ पर भी आप कह सकते हैं, तो दो लाइन तो आप ऐसे भी कह सकते हैं जी। एग्जाम्पल के लिए ये काफी है ना। अब आप इससे ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर गया। अगर हम इस कंडक्टर वायर को राइट साइड शिफ्ट किए तो जो वो शिफ्टेड कंडक्टर लूप तैयार किया, उस लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होना यहाँ एक कॉज हो गया इंडक्शन ऑफ करंट का, है ना, करंट इंड्यूस होने का एक कॉज हो गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि इस लूप में करंट इंड्यूस होगा, है ना। तो अब हमारा दूसरा टारगेट ये है कि इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इंड्यूस होगा उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब हमें उस डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये कह रहा था कि अगर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, तो स्ट्रेच करने के बाद फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में सेट कर लें और थंब को मूवमेंट ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में सेट कर लें, तो मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में होगा वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताएगा, शो करेगा। यही ना था, यस। तो अब यहाँ पर हम फिट करते हैं इसको, ये क्रॉस का साइन इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। ठीक है, अब जाकर के थंब राइट साइड में मूवमेंट ऑफ कंडक्टर के लिए सेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप मूवमेंट ऑफ कंडक्टर को सेट करने के लिए ऐसे कर लीजिए। तो अब थंब राइट साइड हो गया और ये फोर फिंगर इनवर्ड हो गया, है ना, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ये राइट साइड और ये इनटू, तो अब मिडिल फिंगर क्या होगा, अब ऊपर की तरफ हुआ। तो जैसे ही यहां से यहां तक शिफ्ट होगा ये कंडक्टर, इसमें करंट इंड्यूस होगा और उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए डैश से बी डैश की तरफ, है ना, यस, यानी कि ए से बी की तरफ। ये भी कह सकते हैं यहां से यहां वेरिएशन हो रहा है, तो करंट जब भी इंड्यूस होगा तो किधर से स्टार्ट होगा फ्लो करना, ए से बी की तरफ। यही है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का एक्सप्लेनेशन, है ना, विद फिगर। तो अब इसकी वजह से हम जो करंट इंड्यूस कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके लिए हम एरो दे सकते हैं, है ना। आप भी दीजिए, ए से बी की तरफ हमने दे दिया। ठीक है, और ये करंट इस तरह से आएगा जी, इस तरह से फ्लो करेगा, ये चाहे जहां रहे, यहां से यहां जाए, यहां से यहां जाए, है ना जी। तो ये यहां जाएगा तो यहां पर एरो दिया जाए, ये एरो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यस। तो इस तरह से ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डी, ये जो लूप बनेगा इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। जब तक ये वो उधर करता रहेगा तब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। यस, अब ये समझ लीजिए। दूसरी बात आप ये जान लीजिए, दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि जैसे हमने राइट वार्ड शिफ्ट किया है इस कंडक्टर ए बी को, आप कह सकते हैं कि लेफ्ट वार्ड भी तो शिफ्ट कर सकते थे। बेशक हम कर सकते थे, करेंगे भी। तो जब हम करेंगे तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जो इससे पास करने वाला होगा वो वैरी करेगा। किस तरह से वैरी करेगा, क्या इस केस में भी वो इंक्रीजिंग वे में वैरी करेगा। अब देखिए, अगर इस लाइन को शिफ्ट करके यहां ले आते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश कर देते हैं। अब पोजीशन इसका क्या हो गया, ए से ए डबल डैश हो गया और बी से बी डबल डैश हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, शायद आप कहें नहीं पास कर रहा है। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि अब इस लूप में ए डबल डैश बी डबल डैश सी डी से होकर के कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास कर रहा है। पहले तो कर रहा था, यस, पहले कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ। यस, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं कर रहा है तो 0 और पहले कर रहा था तो 1, तो 1 माइनस 0, तो 1 तो हुआ ना चेंज। यस, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कंडक्टर लूप कॉज, है ना, causes electric current induced in the conductor, moving conductor। जी, जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वही कॉज है मूविंग कंडक्टर में करंट को इंड्यूस करने का, और इसलिए कंडक्टर ए बी में करंट इंड्यूस होगा। लेकिन क्या ये करंट भी उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में हम ए बी को शिफ्ट किए थे राइट वार्ड? नहीं, अब यह उस डायरेक्शन में नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि राइटवर्ड में शिफ्ट करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहा था वो कॉजिंग क्या था? इंक्रीजिंग कॉज था। और यहाँ पर कॉजिंग क्या है? ये डिक्रीजिंग कॉज है ना? ये डिक्रीजिंग कॉज है। तो फिर जैसे उस डायरेक्शन में पास कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होकर के, अब उसका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पास करेगा। यस, आप समझ गए जी। तो अब आप कह सकते हैं कि जी जो कंडक्टर ए बी यहाँ इस पोजीशन पर था वो कंडक्टर अब यहाँ से शिफ्ट करके ए डबल डैश बी डबल डैश पोजीशन में आ गया, है ना? तो अब इसमें जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप हो रहा है या हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? उस करंट इंड्यूस्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा जो पहली बार में हुआ था। और पहली बार एंटी क्लॉकवाइज हुआ था ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ ना, और लूप में एंटी क्लॉकवाइज पास कर रहा था। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्लॉकवाइज होगा और लूप में कैसे पास करेगा? इस तरह से बी डबल डैश से ए डबल डैश की तरफ आएगा, यानी बी से ए की तरफ आएगा, है ना? और करंट इससे पास करेगा ये ऐसे लूप में क्लॉकवाइज होगा पास, है ना? करंट इंड्यूस जो होगा वो लूप में क्लॉकवाइज पास करेगा। तो अब आप समझ गए कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कैसे डिटरमाइन हो सकता है। समझ गए ना? चलिए, यस, ये मेथड्स ऑफ इंडक्शन, है ना? इंड्यूस करने का काम कितने तरीके से हो सकता है, करंट को इंड्यूस करने का काम कितने तरीके से हो सकता है, हमारा अब टॉपिक हेडिंग ये है, ठीक है? दो मेथड, एक सेल्फ इंडक्शन मेथड कहलाता है और दूसरा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या है समझेंगे, है ना? यस, सेल्फ इंडक्शन ये है जिस कंडक्टर लूप में हम इंड्यूस कराना चाहते हैं करंट को, उसमें एक करंट पास कराएंगे, लेकिन वो करंट वेरिएबल होगा। जब वो करंट वेरी करेगा तो वो वेरिएशन कराना ही कॉज होगा करंट को इंड्यूस करने का। किस तरह से? अब जरा एक डायग्राम में बना लूं और फिर आपको मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? यस, लुक द फिगर। ये डायग्राम है, ये एक क्लोज लूप है ना? रेक्टेंगुलर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सर्कुलर लूप ही रहे, ठीक है? बस क्लोज लूप होना चाहिए, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगुलर हो, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए। अब इसमें क्या है? ये सोर्स ऑफ सेल है ना? सोर्स ऑफ सेल ही ना एक करंट को अलाउ करेगा पास करने के लिए। तो हमारा इसमें क्या कंडीशन था कि जिस कंडक्टर में हमें इंड्यूस कराना हो करंट, उसमें ऑलरेडी एक करंट को पास कराना होगा, और वो करंट कैसा होगा? वेरिइंग इलेक्ट्रिक करंट होगा, है ना? उसको अलाउ करना होगा पास करने के लिए। तो उसी के लिए ये अरेंजमेंट है, इसे करंट को प्रोवाइड करेगा इस लूप में पास करने के लिए। और यहाँ पर ये स्विच है की, स्विच ऑन करते ही इससे करंट पास करना स्टार्ट हो जाएगा और स्विच ऑफ करते ही इससे करंट पास करना स्टॉप हो जाएगा, है ना? ये एक फैक्ट है। यस, तो अब हम अगर स्विच को कंटिन्यूअसली ऑन रखें तो जो करंट पास करेगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, है ना जी? लेकिन हम चाहते हैं क्या? इंड्यूस कराना, करंट इंड्यूस कराना, और करंट इंड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है? वेरिइंग करंट, है ना? यहाँ ना, यस। तो अब ये वेरिइंग कैसे बनाया जा सकता है? तो इससे हमें हेल्प लेना होगा स्विच से। किस तरह हेल्प लेंगे? स्विच को ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे। अब इससे क्या होगा? जब हम ऑन करेंगे तब करंट जो पास होने के लिए अलाउ किया जाएगा वो मैक्सिमम पास करेगा, और जैसे ही ऑफ करेंगे करंट स्टॉप हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू 0। तो इस तरह से करंट मैक्सिमम टू 0 के बीच में वेरी करेगा। जब जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब तब करंट मैक्सिमम पास करेगा सर्किट से, जब जब ऑफ करेंगे तब तब करंट 0 पास करेगा इस लूप से, है ना? यस, तो मैक्सिमम और 0 के बीच में करंट इसमें वेरी करता हुआ पास करेगा। वेरिएशन इन करंट, एक वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस करेगा इसके सेंटर पर जी। क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट पास कर रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? एंटरिंग, है ना?
राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल का जो है उसको यूज कीजिए और इस पर ऐसे रखिए। तो करंट के डायरेक्शन में इस फिंगर को रखेंगे और थंब को इस पर प्लेन परपेंडिकुलर रखेंगे। तो ये थंब इंडिकेट करेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट का बनेगा वो इनवर्ट बनेगा। यस, इनवर्ट बनेगा। ठीक है, तो अब अगर ये कांस्टेंट करंट रहता, पास करता, तो फिर यहां मैग्नेटिक फील्ड जो बनता वो भी कांस्टेंट बनता। लीजिए, ठीक है, फील्ड जो बनता वो भी कांस्टेंट बनता। लेकिन करंट तो यहाँ पर बाय स्विचिंग ऑन एंड ऑफ वेरी कराया जा रहा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड में इसमें जो पास करेगा वो वेरीइंग होगा। यस, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसे वेरी करता हुआ इंटर करेगा वो क्या करेगा, वो एक कॉज बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करने का। यस, ये इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करने का एक कॉज बनेगा। ठीक है, तो वो कॉज इसमें इंड्यूस करेगा, तो वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, अब हम इसको पहचानेंगे। लेंज लॉ क्या कहता है, करंट जो इंड्यूस होता है वो हमेशा उस कॉज को अपोज करता है जो कॉज से वो इंड्यूस हो रहा है। तो जो करंट इसमें इंड्यूस होगा तो वो करंट भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनना चाहिए जिससे कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग टेंडेंसी कम हो जाए या बैलेंस हो जाए, है ना। तो उसके लिए ये करंट एंटी क्लॉकवाइज में बनाएगा पास कर करके मैग्नेटिक फील्ड को, या क्लॉकवाइज में पास करके मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा। अब चलिए, अब बड़ी इजी वे में डिक्रीजिंग है ना, अब बड़ी इजी वे में हम कह सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड रूल को इस पर अप्लाई करें तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, अगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस थंब से दिया जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा, कौन, इंड्यूस करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट की वजह से बनेगा वो भी इनवर्ड होगा। तो इनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले से इनवर्ड पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, वो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सपोर्ट करने में वो उसके डिक्रीजिंग टेंडेंसी को वो रोक रहा है या डिक्रीजिंग टेंडेंसी को बढ़ा रहा है, क्या करेगा, डिक्रीजिंग टेंडेंसी को रोकेगा। यस, आपने ठीक कहा, डिक्रीजिंग टेंडेंसी को रोकेगा, है ना, सपोर्ट करके उसको रोकेगा। तो यहाँ पर लेंज लॉ के हिसाब से जो करंट इसमें इंड्यूस होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम दिखलाएंगे, डॉटेड लाइन से हम इसे शो करेंगे। ठीक है, आप भी वैसे ही कीजिए। यस, ये डॉटेड लाइन हमें ये बता दिया कि इस कंडक्टर में ही इंड्यूस करंट होगा। यहाँ पर इंड्यूस करंट के लिए सिंबल जो हमने दिया है वो आई है, और यहाँ पर जो मेन करंट था पासिंग करंट लूप में वो भी आई है, लेकिन दोनों में हमने डिफरेंस रखा है। इसको स्मॉल आई से लिखा है, इसको कैपिटल आई से लिखा है। आप भी ऐसे ही डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बनाकर लिखेंगे। ठीक है, अब आइए, ये तो हुआ सेल्फ इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब जरा देखिए। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अब इसको डिफाइन कर लें। यस, ये मेथड है। इन दिस मेथड द इंडक्शन इज मेड बाय अलाउइंग a varying electric current to pass through a closed loop, to pass through a conductor loop and obtaining induced current in another conductor loop। अगर कोई प्रोसेस अपनाया जाए जिसमें एक कंडक्टर लूप में वैरिइंग करंट को पास करने के लिए अलाउ किया जाए और उसकी वजह से दूसरे कंडक्टर लूप में इंड्यूस्ड करंट को ऑब्टेन किया जाए, तब ये प्रोसेस जो कहलाएगा वो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम कैसा होगा, ड्राइव। यस, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्शन के लिए डायग्राम, बना लिए। ठीक है, अब समझिए कि कैसे हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन होता है और इंडक्शन की वजह से करंट इंड्यूस होता है, और अगर करंट इंड्यूस होता है तो उसका डायरेक्शन कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम ये पहला लूप मानते हैं, इसमें हमने सोर्स को कनेक्ट कर रखा है और इसमें हमने स्विच को कनेक्ट कर रखा है। ये स्विच कंटिन्यूअसली ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे
जी, ऑन ऑफ करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो उससे क्या होगा, इसमें वेरिएबल करंट पास करेगा, और वेरिएबल करंट इस मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो भी वेरिएबल होगा। वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर से होकर के इंटर करेगा इस फेस से, जैसे ये लूप है इस फेस से इंटर करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इधर से आउट होगा, यस, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट होगा। तो ये फेस आपके सामने जो है वो ये फेस एंट्रिंग फेस हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, और हमारे सामने जो ये फेस है ये आउट करने वाला फेस हो गया, है ना जी, लिविंग फेस हम कहेंगे इसको, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रहा है तो इधर से आउट होने के बाद फिर जाकर के इधर आएगा, फिर इंटर करेगा, तो इधर इसमें फिर दोबारा इंटर करे, उससे पहले ही अगर एक और लूप रख दिया जाए इसके सामने, एक और लूप रख दिया जाए इसके सामने, या इसके साथ इधर हमारी तरफ रख दिया जाए, है ना, तो क्या होगा कि वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस दूसरे लूप में इंडक्शन का काउज होगा, यस। तो वो दूसरे लूप में जो इंडक्शन होगा वो दूसरा लूप ये मान लीजिए, ठीक है। तो अब यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे इंटर करेगा, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद अब उसमें वो कॉज बनेगा करंट को इंड्यूस करने का, ठीक है। तो अब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, अब हमें ये जानना है। तो हमें ये मान लेना है अभी कि जो हमें ये मान लेना है कि ये करंट क्लॉकवाइज में तो पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्विच ऑन और ऑफ करने के दौरान कभी करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है। तो किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इससे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा या डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी ना होगा। अगर करंट मैक्सिमम से जीरो की तरफ आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग। तो अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इसमें जीरो से मैक्सिमम करंट पास करेगा, यस। तो जीरो से मैक्सिमम करंट पास करेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड पास करेंगे इससे होकर के, और आउट होंगे इससे होकर के, ठीक है। दूसरी तरफ से वो आएंगे घूम करके, और फिर उससे पहले कि इसमें इंटर करें हम उसके सामने ये दूसरा कॉइल रख दे रहे हैं, C1 और C2, ठीक है। तो ये दूसरा अगर इसके सामने आ जाए तो अब दूसरा वाला इससे होकर के पास करेगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जब पास करेगा तो इसमें वो बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंक्रीज करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा, या डिक्रीज करता हुआ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, आपने सही कहा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो क्या चाहेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो तो ये चाहेगा कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का टेंडेंसी इसमें नहीं रहे, है ना, जो टेंडेंसी है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो टेंडेंसी नहीं रहे, वो खत्म किया जाए, रोका जाए। तो अब ये वैसा करने के लिए, खत्म करने के लिए, रोकने के लिए क्या करेगा कि जो करंट इंड्यूस हुआ इसमें वो अपना खुद ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो इंटर कर रहा है इससे वो कम हो जाए या स्टॉप हो जाए। दो बातें में है, कम हो जाए या स्टॉप हो जाए, दोनों ही सूरत में वो उसको बैलेंस करेगा, है ना, कम करेगा, यस। तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो डिक्रीज, पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने के लिए बनेगा। तो पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीजिंग है, यानी इधर से आ रहा है, इसमें इंटर कर रहा है इंक्रीजिंग। तो अब जो इंड्यूस करंट होगा वो इसके लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड जो बनाएगा वो डिक्रीज करने के पर्पज से बनाएगा। तो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड इसका करंट का जो इंड्यूस हुआ है उसका आउटवर्ड होगा आपकी तरफ या हमारी तरफ इनवर्ड होगा वो। अब यही आपको समझना है कि जो करंट इंड्यूस होगा इस दूसरे लूप में वो मैग्नेटिक फील्ड जो अपना बनाएगा उसी मैग्नेटिक फील्ड के जरिए वो उसमें इंटर करते हुए, पहले इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इंटर कर रहा था, तो उस इंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करना चाहेगा, चेक करना चाहेगा। तो वो किस तरह से चेक करेगा, वो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो उसी तरह से इसमें सपोर्ट करता हुआ इंटर करके उसको चेक करेगा, या फिर उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बना करके उसको कम करके उसे चेक करेगा, क्या करेगा। तो हमें ये कंक्लूड करना पड़ रहा है कि अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो जो इन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो तब जाकर के चेक हो सकेगा। अगर इसका
इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बने लूप के लिए, तो वो इंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी रखते हुए आ रहा है, इंटर कर रहा है, उसको वो चेक कर सकता है, उसको मिनिमाइज कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि जो करंट इंड्यूस होगा वो अपना मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनाए। ठीक है, तो आउटवर्ड बनाने के लिए इसमें करंट जो इसमें है, ये लूप है, तो इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए? अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा तब जाकर के मैग्नेटिक फील्ड आउट होगा। यस, तो इसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यस, तो अब आप समझ गए कि करंट का डिटर्मिनेशन, जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का प्रोसेस था, वो किस तरह से कंक्लूड हुआ। एंटी क्लॉकवाइज को शो करने के लिए हम यहाँ एरो ये देंगे, और ये करंट आई इंड्यूस्ड करंट है, इसलिए हम इसे आई से लिखेंगे जरूर, लेकिन पहले वाले आई से डिफरेंट रखते हुए इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। ओके, चलिए, आपने इसको समझ लिया अच्छी तरह से। अब सोचिए, अगर इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करंट पास करता, क्लॉकवाइज ही पास करता, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी मैक्सिमम तो 0 होता, तब क्या होता? तो अब अगर आप सोचते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसमें डिक्रीजिंग होता। अगर डिक्रीजिंग होता तो उसको रोकने के लिए ये जो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता, वो सपोर्टिव नेचर का बनाता या अपोजिंग नेचर का बनाता? सपोर्टिव नेचर का बनाता। यानी अगर दूसरे लूप को रखा जाए इसके सामने, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये इसमें इंड्यूस होगा, जो करंट इसमें इंड्यूस होगा, वो करंट अपना जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो आउटवर्ड ना बना करके, आपके लिए आउटवर्ड ना बना करके वो इनवर्ड बनाएगा। तब कहीं जाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो पहले से आ रहे डिक्रीजिंग नेचर वाला मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, डिक्रीज होने से रोक सकेगा, है ना, अपना मैग्नेटिक फील्ड को इसके साथ ऐड करके। यस, ऐड करके रोक सकेगा। तो अब इसलिए उस केस में करंट इसमें इंड्यूस किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो मैग्नेटिक फील्ड को इसमें इंटर कराने के लिए करंट तो इसमें क्लॉकवाइज में इंटर पास करना चाहिए। यस, तो इससे डिटरमाइन हो गया कि जो करंट इंड्यूस होगा, डिक्रीजिंग करंट जो इसमें पास कर रहा है, उसकी वजह से इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इतना समझ गए तो इतना काफी है। और मैं ये एक चीज मैं कहूँगा कि जो हम लोग अभी तक ये पढ़ रहे थे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए लूप जी causes induction of electric current, causes induction of electric current, ये एक्चुअली ये फैराडेज लॉ था, जो पहले मैं उसे मेंशन नहीं कर सका, लेकिन इससे पहले कि मैं क्लास को ओवर करूं, यहाँ पर अब मेंशन कर देना चाहता हूँ, रिमार्क्स में लिख लीजिए। यस, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि whenever there is a change in magnetic field lines, और ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट लिखा है यहाँ पर, एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक टर्म है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, इसलिए अभी इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही आप समझिए। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए क्लोज्ड कंडक्टर, जिसे हम लोग लूप कहते हैं, जब भी किसी क्लोज कंडक्टर से पास करने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग किया जाएगा, तब an electric current is induced in it which is opposite to the change। तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो इंड्यूस होता है, वो उस चेंज के अपोजिट होता है ना, जो उसमें इंड्यूस होता है। फैराडे लॉ का मेन थीम यही है, मेन पर स्टेटमेंट यही है कि जब जब आप किसी क्लोज लूप से पास करने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करेंगे, तब तब उसमें इंड्यूस करंट होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट उस चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ अब आज का क्लास में आप लोगों को कितना एंटरटेनमेंट हुआ, कितना आपने इसे गेन किया, इसका आउटपुट हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नाउ इट्स ओवर।